जय हिंद। 11 बज चुके हैं। ट्विटर स्पेसेस के ऊपर जितने लिसनर्स हैं आप सबका स्वागत है। स्टडी अब्रॉड और आज का जो एपिसोड है ये प्लान के बारे में है। जो लोग नए हैं उनको केवल थोड़ी जानकारी दूं। आज का जो हमारा एपिसोड है ये चौथा एपिसोड है स्टडी अब्रॉड का। इसके अंदर मैं 5 या 6 एपिसोड्स टोटल मिला के बना रहा हूं और केवल ये वीडियो देखने से और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करने को तैयार हैं आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कंसल्टेंट की बातों में आके ऐसी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ेगा जो आप बाद में जाके रिग्रेट करें कि यहां पर मैं क्यों गया, इससे अच्छी और यूनिवर्सिटी थी। कंसल्टेंट आपको क्यों किसी एक यूनिवर्सिटी में भेजने की सिफारिश करते हैं इसके बारे में मैंने बताया। आप कहेंगे कि मेरे पास एक्सपर्टीज कहां से आ गई ये सारी चीजें बताने की, और अगर मेरे पास ये सारी एक्सपर्टीज है तो मैं कंसल्टेंसी क्यों नहीं खोलता। जायज है सवाल आपका। बात ऐसी है कि पिछले आज 10 साल हो गए जब मेरी बेटी पहले बार बाहर मैंने उसे पढ़ने के लिए भेजा और किस तरह से स्ट्रगल करते हुए 6 महीने की नोटिस पे मैंने उसे भेजा, ये मैं अपने वीडियोस में कवर कर चुका हूं। उसके बाद फिर से दूसरे बार पीएचडी के लिए भेजने का मौका मिला, फिर बेटे को भेजने का मौका मिला और ये 10 सालों के अंदर इतनी ज्यादा चीजें मैं सीख गया कि जो चीज पहले लगती थी कि अरे हमारा बच्चा बाहर जाके कभी विदेश में पढ़ाई करेगा, ये तो असंभव है, ये तो मेरे सपने में भी नहीं आ सकता, बाद में मैंने देखा कि ये काफी आसान है अगर आदमी प्लान करे तो। पिछले 3-4 सालों में बहुत दोस्त ऐसे हैं जिन लोगों को सलाह चाहिए थी और फिर मैं अपना वक्त निकाल के उनके साथ करता था। अपने मेरे बच्चों के दोस्त, उनके फोन आते थे मुझे, फिर उनको मैं गाइड करता था। थोड़े दिन पहले ऐसे ही दिसंबर में किसी से मैं बात कर रहा था, तब उन्होंने कहा कि आपने अगर अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है तो आप ये सारे वीडियोस बना के एक बार डाल के क्यों नहीं रख देते। जिसको भी चाहिए आप उसको एक लिंक भेजें और वो सारा देखते रहे। और तभी मेरे दिमाग में आया कि ट्विटर स्पेसेस तो मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो क्यों ना मैं 2 काम एक साथ करूं। ट्विटर स्पेसेस के ऊपर लाइव भी करूं और लाइव चलते हुए इसे रिकॉर्ड भी करूं और दूसरे दिन इसे मैं अपने चैनल पे डाल दूं। तो पहले जो एपिसोड्स हैं, पहला और दूसरा, वो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर है। मेरे ख्याल से तीसरा भी है शायद, मेरे को ऑफहैंड याद नहीं है। इतना केवल मेरे को पता है कि 9 जनवरी को जो मैंने एपिसोड लिया था पिछले संडे का, वो यूट्यूब के ऊपर डल नहीं सका है। उस दिन जिस समय सेशन चल रहा था, चलते चलते वो मेमोरी शॉर्टेज का कुछ वो मैसेज आया और फिर मैं कुछ कर नहीं सका। पूरा सिस्टम मेरा उसके अंदर खराब हो गया। तो आज आप खत्म होने के बाद आज का सेशन, जो पिछले संडे का सेशन था, उसे मैं फिर से रिकॉर्ड करने वाला हूं और ये दोनों सेशन एक साथ आपको वहां पर यूट्यूब के चैनल पे मिलेंगे। तो थोड़ा मैं रिकैप करता हूं जो पिछले संडे को मैंने कवर किया था। मैंने बहुत ही आसान तरीके से ये वीडियोस बनाए हैं। जो पहला वीडियो था वो था जनरल, पूरा आपको एक नॉलेज देने के लिए ओवरऑल। मैंने आपको बताया था कि जो अगर आप अपने बच्चों को, या आप खुद बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप उस एज ब्रैकेट में है, या आप प्लान करना चाहते हैं कि आज मेरा बच्चा छोटा है या आज मेरा बच्चा है ही नहीं, मतलब हर स्टेज को मैंने इस तरह से कवर किया है कि अगर आज आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आज आप स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज आपने सुन लिया और ठीक है इसका इफेक्ट तो मुझे कुछ है नहीं, 10 साल के बाद देखूंगा, 10 साल के बाद देखूंगी, या फिर कि चलो अभी मेरे को इमीडिएटली तो भेजना नहीं है तो जब भेजना होगा तब देखेंगे। नहीं, ये वीडियोस मैंने ऐसे बनाए हैं कि जब भी आप देखें उस दिन से ये लागू है। कोई ना कोई ऐसी चीज है जो आज आप कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने स्टडी अब्रॉड को
4 मेन भागों में बांटा। पहले भाग का नाम दिया ड्रीम, सपना तो देखिए कम से कम। इसका एपिसोड हो चुका है और यूट्यूब के ऊपर है। जो जनरल वाला था वो हो चुका है, यूट्यूब के ऊपर है 2। तीसरा मैंने बनाया थिंक, यानी ड्रीम, ड्रीम के बाद थिंक। पिछले संडे को थिंक था। थिंक के बाद है प्लान, और प्लान के बाद है एग्जीक्यूट। और ये चारों वीडियोस ऐसे हैं, ये कई सालों को कवर करते हैं। ड्रीम अगर है कि अगर आपका बच्चा उस रेंज में ही नहीं है, तो आप सपना तो देखिए कम से कम, तो आप तैयारी क्या करें। अगला उसके बाद आता है थिंक, मतलब आप ड्रीम से आगे निकल गए हैं और आप थोड़ा क्रिस्टलाइज करने के लिए, प्लान अपना बनाने के लिए आपने मन बना लिया है। तो मतलब आपने सोचना शुरू कर दिया है। तो आप थिंक करो, तो उसके अंदर आपने क्या क्या करना चाहिए। आज का जो एपिसोड है ये प्लान है, यानी जब भी जाना है उसके लिए अब 12 से 18 महीने रह गए। 12 से 18 महीने रह गए। और अगले संडे का जो होगा वो है एग्जीक्यूट, यानी अभी आप जा रहे हैं। तो इस 4 को करने की वजह से आप खुद देख लीजिए आप किस स्टेज में हैं, कब जाना है, और उस हिसाब से आप ये एपिसोड्स देखेंगे। आपको आज के दिन में आपने क्या काम करना है आपको पता चलेगा। पिछले हफ्ते जो मैंने थिंक का लिया था, उसके अंदर बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये प्रिपरेटरी फेज है, कि आप खाली सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मोटा अपने आप दिमाग से एक सोच, आपने सोच बना ली है कि हाँ बाहर जाना है मुझे। तो उसके अंदर मेरे पास साल कितने बचे हैं, उन सालों को ध्यान में रखते हुए आज मैं क्या कर सकता हूं, कि अगर बाहर मेरे को जाना है तो मेरे को उधर की एग्जाम्स के कुछ देनी पड़ेंगी क्या, उसकी तैयारी क्या करनी पड़ेगी। आज जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं या आज जो भी कर रहा हूं, क्या इसका इफेक्ट, क्या इसका असर एडमिशन प्रोसेस के ऊपर पड़ने वाला है क्या। कल आपको एडमिशन प्रोसेस में पूछा जाए कि आपके 10वीं और 12वीं के मार्क कितने थे, और तब आप बोलेंगे कि मैं सोच तो 10वीं से रहा हूं, मुझे तो लगा नहीं था कि कभी 10वीं के नंबर पूछे जाएंगे, 10वीं तो मेरी खराब हुई थी, अब क्या करूं। तो इसीलिए ये वीडियोस काम आते हैं कि आपको पता है कि ये आज से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ग्रेजुएशन करने के लिए मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, डिपेंड करता है कि आपके पास पैसा कितना है। क्योंकि ये ग्रेजुएशन बाहर करना यानी 4 साल, इसका डायरेक्टली रिलेशन पैसे के साथ है। अगर आप स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो मैं आपको अश्योरेंस देता हूं कि जितना मेरे को पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है लोगों का और इस फील्ड के अंदर, इंडिया की जो ग्रेजुएशन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बच्चों का बनाती है। बाहर की जो ग्रेजुएशन लेवल है वो हमारे से काफी वीक है जब सिलेबस की बारी आती है। दूसरा, हमारे यहाँ का जो एग्जाम सिस्टम है जिस तरह से मजबूर करता है बच्चों को पढ़ाई करने में, इससे बच्चे बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं फाउंडेशन के अंदर। ये छोटी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं कभी। तो मेरी अगर आपने सोच के रखा है आपने ग्रेजुएशन बाहर से करनी है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। हम जिसको यहां पर ग्रेजुएशन बोलते हैं, बाहर उसके लिए टर्म यूज की जाती है अंडर ग्रेड। हम यहां पर जो टर्म पोस्ट ग्रेजुएशन यूज करते हैं, उसे बाहर यूज किया जाता है उस टर्म को मास्टर्स बोल के। सो अगर कोई मास्टर्स की बात कर रहा है बाहर, तो यानी हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। अंडर ग्रेड की बाहर बात कर रहा है यानी हमारे ग्रेजुएशन की बात कर रहा है। मास्टर्स, कई देशों के कई कोर्सेस ऐसे हैं जो केवल 1 साल के हैं। हमारे यहां पर कोई भी मास्टर्स 1 साल का नहीं होता, हमारे यहां 2 साल का प्रथा है, सिस्टम है। बाहर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है जो 2 साल का भी देती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोर्स जा रहे हैं तो इसकी ड्यूरेशन क्या है। इसका डायरेक्टली असर 2 चीजों के ऊपर पड़ता है कि आपको सस्टेन करना, आपको मेंटेन करना बाहर 2 साल के लिए,
फीस लगेगी, रहने का खर्चा लगेगा, और दूसरा असर पड़ता है आपके नौकरी के ऊपर कि क्या आप बहुत ज्यादा जरूरतमंद है कि आप पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं और आपको इमीडिएटली नौकरी चाहिए, या आप रुक सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने पिछले बार बताई थी। फिर मैंने आपको और बताया था कि किस तरह से यूनिवर्सिटी को शॉर्टलिस्ट किया जाए, किस तरह से कोर्स को शॉर्टलिस्ट किया जाए, किस तरह से कोर्सेस ढूंढ के निकाले जाए, और ये अभी उन यूनिवर्सिटीज के साथ इनको जोड़ा जाए कि हमारी फील्ड ये है, हमारी स्ट्रीम ये है, तो इसके साथ जुड़े हुए मास्टर के कोर्सेस कौन से हैं बाहर जो मैं कर सकता हूं। उसके पहले यूनिवर्सिटीज कैसे चुननी है वो मैंने बताया था कि किस तरह से आप देश चुनेंगे, और देश चुनने के लिए किस तरह से आप कॉन्टिनेंट से शुरू करेंगे, क्योंकि आखिर में ये तो आपकी इच्छा होगी ना कि कहां पढ़ने जाने में मुझे ऐतराज नहीं है और कहां पर मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता या जाना चाहती। साउथ अमेरिका में कोई भी जाना चाहेगा, अगर मैं 1000 लोगों को खड़ा करूं शायद एक कोई कहेगा जाना चाहेगा, यानी आप साउथ अमेरिका काट दो। इस तरह से मैंने पूरी प्रोसेस पुराने वाले वीडियोस में बताई है कि किस तरह से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप देशों के ऊपर आ गए, आप देखेंगे बहुत कम देश बच गए। अभी आप अपने कोर्सेस देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज देखिए दुनिया की, आप जिन कोर्सेस में करना चाहते हैं, अभी आपने जो देश चुने हुए उसके अंदर वो यूनिवर्सिटीज कहां कहां पर है वो लिख दीजिए, कोर्सेस लिख दीजिए। इस तरह से मैंने बहुत एक मेथोडिकल आपको तरीका बताया कि आपके पसंद का देश, पसंद की यूनिवर्सिटी, पसंद का कोर्स, यही तो हमें चाहिए। कंसल्टेंट हमको यही नहीं करने देता, बाकी सब करने देता। उसके बाद आपने एक बार ये डेस्टिनेशन अपना शॉर्टलिस्ट करने के बाद में एक दूसरी चीज मैंने बताई थी कि आपका डुअल प्रिपरेशन रहना बहुत जरूरी है। यानी आपका दो मुही तैयारी आपकी शुरू हो जानी चाहिए। दो मुही तैयारी के अंदर दूसरी तैयारी है जो आपने कोर्स चुना है उसके लिए जाना, ये दूसरी है। पहली क्या है, आज आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप कल बाहर जाना है, इसलिए आज की पढ़ाई को अनदेखा करें। हो सकता है आपको कल बहुत महंगे में पड़े, तो इसलिए डुअल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है कि आज जो कर रहे हैं वो बहुत डिटर्मिनेशन से करें, अच्छी पढ़ाई करें उसकी, और जो आप कल जहां पर जाना चाहते हैं उसकी तैयारी साथ साथ होती रहे। तो डुअल प्रिपरेशन ये मैंने कल आपको पिछले संडे को थिंक के अंदर मैंने बताया था। पिछले बार मैंने एक और चीज बताई आपको कि आप टाइम लाइन नाम की चीज सीखें। मेरे जो दूसरे वीडियोस हैं, चाहे शायद संजय पांडे चैनल के ऊपर या एक और चैनल है मेरा उसी के अंदर क्वांटम पर्सनालिटी नाम का, उसके अंदर टाइम लाइन के ऊपर मेरे 2 वीडियोस हैं। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप वो टाइम लाइन के वीडियोस देखें। जितनी आपकी फॉरेन जाने की तैयारी है पढ़ाई करने की, आपके 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने उस टाइमलाइन को बनाना सीख लिया। तो आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, आपको बराबर पता होगा आज किस महीने में मैंने क्या काम करना है। और इसी के साथ फिर मैंने पिछला वाला सेशन खत्म किया था। तो हमारा ड्रीम, थिंक, प्लान, एग्जीक्यूट, इसमें से ड्रीम और थिंक ये दोनों खत्म हो चुके। थिंक का वीडियो आज मैं अलग से बनाने वाला हूं जो मैं अपलोड करूंगा। आज का वीडियो है, आज की जो बातचीत आपकी मेरी चल रही है, इसका नाम है प्लान। यानी आप अभी उस स्टेज में आ गए हैं जहां पर होराइजन पे आपको आपकी पढ़ाई का महीना दिखाई देने लग गया कि मेरे को इस महीने में बाहर पढ़ाई करने के लिए जाना है। आप इतना याद रखिए, ये जून टू जून वाला ये जो सेशन है ये केवल इंडिया में चलता है। ज्यादातर पूरी दुनिया में, ज्यादातर कहीं पर भी आप चले जाएं तो सारे 1 साल वाले जो लंबे कोर्सेस होते हैं इनके सेशन सारे शुरू होते हैं सितंबर की 1 तारीख से। सो किसी का ग्रेजुएशन अगर इस साल खत्म हो रहा है, मान लीजिए मार्च में उसने फाइनल एग्जाम दे दी ग्रेजुएशन की,
तो उसका अर्लीस्ट जाने का मतलब इस 1 सितंबर को उसका कोर्स अगली जगह शुरू हो जाएगा। और 12 से 18 महीने यानी सितंबर 2021 और मार्च 2021, ये 12 और 18 महीने होते हैं। यानी अगर मेरे को सितंबर 2022 में बाहर जाना है तो मार्च 2021 से अगर मैं तैयारी करना शुरू करूं तो बहुत आराम से मैं चला जाऊंगा और पता तक नहीं चलेगा मुझे कि मैं बाहर पढ़ाई करने कैसे चला गया, मैंने अपने बच्चों को कैसे भेज दिया, या मैं खुद अगर वर्किंग प्रोफेशनल हूं तो मैं कैसे निकल गया बाहर। या अगर आपका छोटे बच्चे हैं जो अभी होराइजन पे नहीं है तो आपके लिए वक्त है, ये आप वीडियो मे बी कपल ऑफ इयर्स के बाद देखेंगे आप कभी। तो आज मैं आपको जो जो चीजें कवर करने वाला हूं इसके अंदर, आज प्लान के अंदर जब हम आ जाते हैं, इसका मतलब है कि अभी हमारे रिसर्च का, मान लीजिए हमारे मेकअप माइंड करने का कि अच्छा सोचेंगे भेजना है नहीं, हम सारे उससे निकल चुके हैं। अभी हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पर हमने सोच लिया है कि अभी सितंबर 2022 का कोर्स अटेंड करना है और 12 से 18 महीने के अंदर मेरे को प्लान की हर चीज पक्की कर देनी है, जिससे कि मेरा पूरा का पूरा बाहर जाने का प्लान आराम से एग्जीक्यूट हो। तो अभी प्लान फेज के अंदर अगर मैं करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और ये सारी चीजें जो आप सुन रहे हैं आपको वीडियो में मिलेंगी, उसको बार बार देख सकते हैं, इसलिए तो ध्यान से सुनिए। और सवाल आपके दिल में जो आ रहा है वो सवाल आप जरूर अपने पास रखिए, जैसे ही मौका मिलता है मैं आपको वक्त दूंगा तब आप उसे बताइए, सवाल पूछिएगा। 17 मिनट हो गए मुझे बात करते हुए, 2 मिनट और बात करूंगा, उसके बाद पहला ब्रेक लेंगे जहां पर आप मुझे पूरे सवाल पूछ सकते हैं। हमने एक बार अभी प्लान, मतलब 12 महीने हो गए, हमारी यूनिवर्सिटीज अभी पक्की हो जानी चाहिए, चाहे वो 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो। यानी ये हमने अपनी मेहनत करके थिंक फेज के दौरान हमने शॉर्ट लिस्ट कर ली है यूनिवर्सिटीज। हर यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेस हैं जो हम अटेंड कर सकते हैं, वो आपके शॉर्टलिस्ट हो जाने चाहिए। हमने उसके बाद बहुत ज्यादा ईमानदारी से स्ट्रिक्ट प्रायोरिटी हमने बनानी चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी है, ये कोर्स है, तो यूनिवर्सिटी की मेरी प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले मैं इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहूंगा, चाहूंगी, उसके बाद ये करके आपने 10 यूनिवर्सिटी चुनी है, तो आपकी 10 यूनिवर्सिटी के आप एकदम स्ट्रिक्ट एक उसकी प्रायोरिटी लिस्ट बना दीजिए। आप बोलेंगे कि ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, ये निर्भर करेगा कि देश के ऊपर, कि आपको किस देश में जाना पसंद है, किस देश में जाना पसंद नहीं है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि आप तो पहले ही रिसर्च कर चुके हैं कि ये सारी टॉप 50 वाली यूनिवर्सिटीज है, आप तो पहले ही रिसर्च कर चुके हैं, आप कोर्सेज का तो पहले ही रिसर्च कर चुके हैं, तो अभी वापस जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने इन 10 यूनिवर्सिटीज को प्रायोरिटी पे लिख लिया। फिर आप देखिए कि कोर्सेज के अंदर सबसे आपका प्रायोरिटी 1 कोर्स कौन सा है और सबसे आखिरी प्रायोरिटी कोर्स कौन सा है, और हर यूनिवर्सिटी के अंदर केवल एक कोर्स अभी शॉर्टलिस्ट कीजिए। एक यूनिवर्सिटी, एक, अगर किसी यूनिवर्सिटी में आपने 3 किए थे, आप दिमाग लगाइए और कि ठीक है ये मैं कोर्स करना चाहता हूं, ये कोर्स करना चाहती हूं, तो अभी आपके पास 10 यूनिवर्सिटी आ गए, 10 कोर्सेस आ गए। अभी आप इनको मैच कीजिए, उस यूनिवर्सिटी के सामने इस कोर्स का नाम लिख दीजिए, और तब आप देखिए कि क्या नंबर 1 यूनिवर्सिटी के सामने नंबर 1 कोर्स आ रहा है, या नंबर 2 आ रहा है, या नंबर 3 आ रहा है। और पहली जो 5 यूनिवर्सिटीज हैं उसके नीचे लाइन लगा के आप इनको फिर से रीशफल कर दीजिए कोर्स के साथ, पहले 5। उसके अंदर आपने स्ट्रिक्टली 1 2 3 4 5 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि जब मेरे को एडमिशन मिलेगी
इन 5 में से किसी के अंदर भी अगर एडमिशन मिल गई मुझे, तो मैं वहां पर एडमिशन लूंगा, वहां पर एडमिशन लूंगी। अभी सब यूनिवर्सिटीज की डेट एक साथ तो नहीं आती है। किसी ने आज आपको दे दिया, किसी ने 15 दिन के बाद दे दिया, किसी ने 30 दिन के बाद दे दिया। तो आपका काम क्या है कि जैसे ही आपको एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिली, तो उसके नीचे जितनी यूनिवर्सिटी थी आपने उनको काट दिया। मान लीजिए 3 नंबर वाली में आपको मिल गई, तो आप 4-5 को काट ही दीजिए, आउट। आपको खाली वेट करना है पहले 2 के रिजल्ट के लिए। पहले 2 का रिजल्ट उसमें जाना है नहीं जाना है, इसके ऊपर निर्भर करेगा कि नंबर 3 जहां पर आपको एडमिशन मिली है, इसकी फीस देने की आखिरी डेट क्या है। उसके पहले ऊपर का रिजल्ट आ गया तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर क्या करना है मैं एग्जीक्यूट के अंदर आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तो यहां तो आप समझ गए। अभी जहां पर आपने ये यूनिवर्सिटी कोर्स का डिलेमा आपने दूर कर दिया, कितना आसानी से दूर हो गया देखिए। कंसल्टेंट की जरूरत पड़ी आपको? आपको कंसल्टेंट कभी ये सिस्टम ही नहीं बताएंगे आपको, और आपको बता देंगे कि हाँ आपको इस वाली यूनिवर्सिटी में मिल गई है, और आपको बाद में जाके पता चलेगा कि उसका यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पर स्टूडेंट भेजने पर उसको इतनी फीस मिलती है उसके ऊपर। फ्यूचर तो आपका गया, और आपको ये पता ही नहीं कि पैसे तो आपने खर्चा कर दें। आपने जितने पैसे लगने उतने तो दे ही दिए आपने पैसे, पर बाद में आपके दिल में हर समय एक वो चोट रहेगी कि नहीं, इससे बेहतर यूनिवर्सिटी में जा सकता था, पक्का जा सकते थे। मेरा कहना केवल एक है, आपको मेहनत करने से किसने रोका था? आपने तो खुद ही मेहनत नहीं की ना। वीडियोस देखिए, खुद मेहनत कीजिए। ये सारे वीडियोस बना के मेरे को क्या मिल रहा है? मैं आपको पूरे तरीके बता रहा हूं इसके अंदर, और खुद आप जब करेंगे, डू इट योर सेल्फ किट है, किसी की जरूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं। अभी अगला आपने क्या करना चाहिए, जितने आपने कोर्सेज शॉर्टलिस्ट कर लिए, आप इन सारे कोर्सेज की एंट्री रिक्वायरमेंट आप चेक कीजिए। चूंकि आप 18 महीने पहले आंखें आपकी खुल गई हैं, तो आप 18 महीने पहले मॉक एप्लीकेशन भरना शुरू करें। आपको कोई रोकता नहीं है। मॉक एप्लीकेशन मतलब ठीक है, आपने ऐसे अप्लाई करने के लिए पैसे कुछ देने नहीं पड़ते, तो आप उस यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करना शुरू करो, देखना शुरू करो इनके कॉलम्स क्या क्या, और तब जाके आपको पता चलेगा कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना तकरीबन मैंडेटरी है। तो पहले बार आपको ये वर्ड पता चलेगा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप अपना रिसर्च शुरू कीजिए कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता क्या है। फिर आपको पता चलेगा कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर सीवी लिखना जरूरी है, तो सीवी जरूर आपको बनाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि सीवी क्या होता है, तो ये एक आपको 18 महीने पहले ही पता चल गया कि इस तरह का डॉक्यूमेंट मुझे बाद में देना पड़ेगा। फिर आपको उसके अंदर पता चलेगा कि आपको रेफरेंसेस देने हैं, एक एकेडमिक, एक नॉन एकेडमिक। अगर आखिरी मिनट पे आके पता चलता है, और तब आपको पता चलता है कि मैं तो अपने सारे टीचर्स के साथ तो झगड़ा करके बैठा था, मैंने तो बदतमीजी की है कॉलेज के अंदर, तो आपको एकेडमिक रेफरेंस कहां से मिलने वाला है? तो इसीलिए बना के रखना, इसीलिए पहले पता होना जरूरी है कि बाद में आपको 2 रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, एक एकेडमिक, एक नॉन एकेडमिक, जिसके अंदर रिश्तेदार नहीं हो सकते। सो आपको ये 18 महीने पहले पता चल गया। इंटरव्यू आपका होना है। कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल दे दिए जाते हैं, आपको वीडियो के सामने बैठ के अपना 1 2 3 मिनट का वीडियो बना के देना पड़ता है, प्री रिकॉर्डेड। कई बार ऐसा होता है कि टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है। यानी आपको पता चल गया कि इस तरह से इंटरव्यू होगा, तो आप एक अपनी ऐसी डायरी बना के रखेंगे जिसके अंदर 3 या 4 पन्ने के अंदर आपकी पूरी हिस्ट्री आपने अपने हाथ से शॉर्ट में लिखी होगी, कि वो पूछने के बाद याद करने में वक्त लग रहा है, इसलिए वो अगले सवाल पे चला गया, तो वो भी आपने तैयारी कर ली। कोर्सेस अगर आपके प्रोफेशनल मेडिकल टाइप वगैरह कोर्सेस नहीं है, जो डॉक्टरी के लिए कोई बाहर नहीं जा रहा है, उनका थोड़ा प्रोसेस अलग है। पर अगर एक जनरल स्टडीज के लिए कोई भी मास्टर्स करने के लिए बाहर जा रहा है,
तो उसको या तो जीआरई या जीमैट, जब तक वो मैनेजमेंट एमबीए करने नहीं जा रहा है तब तक जीआरई बहुत ज्यादा जरूरी है। जीआरई तो आपको सारी की सारी तैयारी जीआरई की शुरू कर देनी चाहिए कि ये है क्या जीआरई, एवरेज स्कोर कितना होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज कितने स्कोर के बाद लेती हैं, क्या 320 से अगर कम स्कोर अगर हुआ मेरा तो मेरे चांसेस कितने हैं, 320 स्कोर का मतलब क्या हुआ, जीआरई में पूछा क्या जाता है, सब्जेक्ट कितने होते हैं, एग्जाम कहां पर होती है, रिजल्ट कौन बनाता है, रिजल्ट कौन देता है, यूनिवर्सिटी को रिजल्ट किस तरह से दिया जाता है। आप जीआरई के बारे में पता करना शुरू कीजिए। आपका साथ ही टोफेल और आइल्स का एग्जाम यानी इंग्लिश लैंग्वेज मैंडेटरी आपको देना पड़ेगा। कई लोग आपको बताएंगे नहीं नहीं हम लोग तो इंग्लिश मीडियम से, हमको देने की जरूरत नहीं है। इन चीजों में कभी भी पैसा मत देखिए। वो फेमस सेइंग, फॉर वांट ऑफ अ स्टिच द बैटल वॉज लॉस्ट, कि केवल आपने एक टांका नहीं मारा था जिसकी वजह से लड़ाई हार गए पूरी। आपको आज कल परसों टोफेल आइल्स देना पड़ेगा। तो टोफेल आइल्स कब देते हैं, कैसे देते हैं, डेट कैसे लेते हैं, तैयारी कितनी करनी चाहिए, ये सारी चीजें बनाते जाइए। और मैंने टाइम लाइन नाम की जो आपको चीज सिखाई है और जो मेरे वीडियोस बने हुए, आप वो टाइम लाइन थ्योरी लीजिए और ये सारी चीजें उसके ऊपर आप लगाना शुरू कर दीजिए। जीआरई की एग्जाम 11 नवंबर को देनी है, 45 दिन की मेरे को पढ़ाई का टाइम चाहिए, -45 डेज किया, वहां पर मार्क लगाया, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जीआरई लिख दिया आपने उसके ऊपर। टोफेल का आपने डेट चुनी 13 नवंबर, उल्टा किया आपने, डेट लिखी इतनी मेरे को तैयारी करनी चाहिए। आप देखेंगे ये मेरे जीआरई के साथ में बिना बात में क्लैश कर रहा है, तो चलो मेरे को कितने 30 दिन चाहिए, तो जीआरई के 30 दिन के बाद की डेट लेता हूं, मतलब जिस दिन जीआरई खत्म होगा टोफेल की तैयारी शुरू करूंगा, आइल्स की तैयारी शुरू करूंगा। ये फायदा होता है टाइमलाइन बनाने का। आपके ओवरलैपिंग क्या चीजें हो रही हैं वो आपको पता चलता है। उसके बाद तीसरी तैयारी, बी आर्म्ड। आपका अपना एक पर्सनल फोल्डर बनाना शुरू कर दीजिए और हर वो कार्ड जो आपके पास एज अ इंडियन सिटीजन होना चाहिए, आप नहीं है तो अप्लाई करके बनवाए, और अगर है तो उसकी फोटोकॉपी ले और ओरिजिनल कार्ड। आप जितने आपके सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक, जितने आपके एक्सलेंस के सर्टिफिकेट हैं एकेडमिक्स के, या आपके स्कूल के अंदर के एक्स्ट्रा करिकुलर के, और या फिर ऐसे जहां पर आपको किसी एक खास लेवल के ऊपर जाके रिकॉग्निशन मिला है, इन सब के सर्टिफिकेट्स आप इकट्ठा कीजिए। वर्क एक्सपीरियंस, उसके बारे में आप ब्रीफ बना के रखिए। और फिर आप प्रूफ ऑफ फंडिंग यानी आपके पैसे आप जितना देना चाहते हैं इसका प्रूफ क्या है, कौन देने वाला है, पैसे कहां से आएंगे, लोन लेने वाले हैं तो लोन के कागज। इस तरह से आप एक अपना फोल्डर बनाना शुरू कीजिए। अगला पॉइंट, जो आपके पर्सनल अचीवमेंट है, एकेडमिक्स में होने दीजिए, वर्क एक्सपीरियंस में होने दीजिए, या आपके एक्स्ट्रा करिकुलर में होने दीजिए, जो भी आपके अचीवमेंट थे और जिन कोर्सेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इतना याद रखिए, हर कोर्स जहां पर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपकी एसओपी और आपका सीवी उस वाले कोर्स के लिए टेलर मेड होना चाहिए, ना कि आपने एक बना दिया और वही उठा के आप सबको भेज रहे हैं। वो गलती मत कीजिएगा। यानी आप कर क्या रहे हैं, आपका एसओपी, आपका सीवी, आपकी वजह कि वो कोर्स क्यों करना चाहते हैं, इन सबको आप ध्यान में रखते हुए सबकी एसओपी अलग बनाइए, सबके सीवी अलग बनाइए। ये प्रिपरेशन आज प्लान की बात चल रही है, और इन सबको आप किस तरह से स्ट्रांगली सपोर्ट कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। फोल्डर के अंदर आप अपना एक ले लीजिए, उसके अंदर नोट्स बना बना के डालते रहिए। अगला आइए स्कॉलरशिप्स। मैंने कई केसेस देखे हुए, कई केसेस देखे हुए जहां पर पूरी की पूरी तैयारी की जा रही है केवल ये मान के कि अरे हमारा बच्चा तो बहुत होशियार है, इसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी।
याद रखिएगा, ये हमारी पुश्तैनी खेती नहीं है और कोई किसी को भाव नहीं देता कितनी परसेंटेज आ गई है। आपकी जो परसेंटेज मिली है उन लोगों ने रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि इस परसेंटेज में कोई मतलब है या नहीं है। हर देश के अपने अपने स्टैंडर्ड है। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं पर एडमिशन चाहिए तो 99% के सिवा कोई बात ही नहीं करता। तो ये परसेंटेज के मायने नहीं है, पर परसेंटेज और आपका इंटेलिजेंस सपोर्ट करने के लिए जितनी चीजें हैं उसमें बहुत मायने है। आपका 10th का परफॉर्मेंस, आपका 12th का परफॉर्मेंस, आपका ग्रेजुएशन का परफॉर्मेंस, आपका वर्क एक्सपीरियंस, तो ये सारे चीजों को बहुत ज्यादा मायने रखा जाता है स्कॉलरशिप के लिए। और स्कॉलरशिप आपको इतना रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा आपको केवल इतना पता चलेगा कि ये स्कॉलरशिप है, देना कैसे है, अप्लाई कहां करना है, आपको कोई नहीं बताएगा। यूनिवर्सिटी की जब वेबसाइट पे जाते हैं तो उनको अलग से उनका एक स्कॉलरशिप का एक ये होता है, पेज होता है जिसके ऊपर पूरा उन लोगों ने स्कॉलरशिप के बारे में दिया होता है। तो जिस समय आप यूनिवर्सिटीज और अपने कोर्सेज देख रहे हैं उस समय उस यूनिवर्सिटी के सारे की सारे स्कॉलरशिप की स्कीम भी देखिए। कई यूनिवर्सिटीज में कुछ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में वो कहते हैं कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट किए हैं उसके बेसिस के ऊपर हम शॉर्टलिस्ट करेंगे, यानी ऑटोमेटिकली आपको कंसिडर किया जाएगा। अगले आइए पर्सनल फ्रंट। पर्सनल फ्रंट यानी क्या आपके पास आपका आइडेंटिटी के सारे कागज हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो बनवाना शुरू कर दो। आप कहेंगे मैं तो बाहर ही जा रहा हूं तो बनवाने क्यों बनवाए। आपको कभी नहीं पता चलेगा कि एक बार आप बाहर जाने के बाद आप अगर वहां पर सेटल होने का, नौकरी करने का डिसाइड करते हैं, आपको पासपोर्ट वीजा की कुछ जरूरत पड़ती है, उस समय ये सारे कागज मांगे जाते हैं। और उस समय अगर आप कहें कि मेरे पास ये कागज नहीं है, बहुत मुश्किल होगी। आपका पैन कार्ड है या नहीं है, नहीं है तो आज बनवाएं। आधार कार्ड है या नहीं है, आज बनवाएं। ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, आज बनवाएं। पासपोर्ट है या नहीं है, आज बनवाएं। वोटर आइडेंटिटी कार्ड है या नहीं है, आज बनवाएं। बैंक अकाउंट, कम से कम 2 बैंक अकाउंट, एक आप सिंगल रखिए अपने नाम से, एक जॉइंट बनवाइए घर में जिसके भी नाम से बनवाना चाहते हैं। 2 बैंक अकाउंट जरूर बनवाएं। आपको फंड कौन करने वाला है, आपकी पढ़ाई, इसके डिटेल इकट्ठा करें और इसके बैंक डिटेल इकट्ठा करें, क्योंकि उसके बैंक के डिटेल स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं नत्थी करने पड़ेंगे। अगर आप लोन ले रहे हैं तो बैंक के कागज बाद में प्रूफ देना पड़ेगा। आज ये फिर से वही परेशानी जो इसके 2-3 सेशन पहले एक बार आई थी। ट्विटर स्पेसेस अपने आप बंद हो गया और जैसा कि मैंने पहले बताया कि जैसे ही मैं देखता हूं कि ट्विटर स्पेसेस बंद हो गया है, मैं तुरंत लॉग आउट करके नया सेशन कंटिन्यूइंग करके मैं सेशन आगे बढ़ाता हूं। मैं देख रहा हूं कि 2 लिसनर्स वापस इधर आ चुके हैं। कोई बात नहीं, जैसे जैसे ये ज्वाइन करते रहेंगे यूट्यूब आपको वीडियो कल मिल ही जाएगा, तो आप परेशान मत होइए। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं बातचीत करना। हाँ, ये काफी लोग आना शुरू हो गए हैं। ये अपने आप ही पहले का सेशन बंद हो गया था। तो इस तरह से जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ हु इज फंडिंग, कौन फंड कर रहा है हमें, उसके बैंक की डिटेल, उसे सारी डिटेल अपने को तैयार करके रखनी पड़ती है। और दूसरा याद रखिए, आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड नहीं है तो नया क्रेडिट कार्ड ना लें। अगर है तो जाने से 3-4 महीने पहले, बल्कि 6 महीने पहले उसे सरेंडर कर दीजिए। पर्सनल फोल्डर, अगला पॉइंट। हर वो चीज मैंने अभी तक जो आपको बताई है, चाहे वो हाथ से बनाए हुए नोट्स हो, चाहे प्रिंट आउट हो, अपने फोल्डर में रखिए जिससे कि आप कोई भी चीज भूले नहीं। जितनी चीज मेरे इन सब वीडियोस में से मिलती है, इसके पॉइंट बना के अपने फोल्डर में डालिए। वो आपका रिसर्च शुरू हो गया और उसको फिर आप आगे बढ़ाइए। जितने आपके पर्सनल फोल्डर हैं
उनके अंदर आपके ओरिजिनल कार्ड या डॉक्यूमेंट और एक फोटोकॉपी जरूर रखिए। इसका काम कब आएगा, कैसे आएगा, यह मैं बाद में कभी बताऊंगा, अगले वाले में बताऊंगा एग्जीक्यूट में। और लास्ट, जैसे मैंने बताया, आज का पूरा सेशन जो था, यह पूरा सेशन था कि आपको 12 से 18 महीने बचे हुए हैं, तो आज टाइमलाइन बनाने की जो जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत और कभी नहीं हो सकती। सो अगर आप अपनी टाइमलाइन बहुत अच्छी तरह से बनाएं तो आप बिल्कुल नहीं मार खा सकते। मेरे को कई लोग कहते हैं कि नहीं, आप हमारे लिए सब कुछ करके दे सकते हैं क्या, हम कंसल्टेंट के पास नहीं जाना चाहते, हम आपको ही अगर आप मदद करें। इस इन चीज़ों के लिए मैं काफ़ी झिझकता हूं, और वजह उसकी ये है कि हफ्ते में 7 में से 6 दिन ट्विटर स्पेसेस के सेशन, और इनका यूट्यूब, और इनको एडिट करना, और इनको एडिट करके वापस यूट्यूब के अंदर अपलोड करना, मेरा अपनी पर्सनल लाइफ, मेरा अपना काम, मैं अपनी खुद की एक कंपनी चलाता हूं, मैं काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस की विडोज और उनके बच्चों को पढ़ाने के काम करता हूं, उनके फंडिंग के काम करता हूं। तो ये इस तरह का अगर पर्सनलाइज्ड काम अगर मैं एक एक करके देने लगूं तो मेरे को मुश्किल हो जाता है। वैसे मना कभी नहीं करूंगा, अगर आपको इस तरह की इच्छा है तो आप सीधा वीडियो देखने के बाद कमेंट में डाल दिया कीजिए यूट्यूब के ऊपर, मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा, कि जिससे कि आपको पर्सनली मैं आपको बता सकूं कि अगर आपका कोई परेशानी है तो यहां पर आके आज मैं ये जो प्लान का जो एपिसोड था, आज यहां मैं खत्म करता हूं, और अगला वाला जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यानी आप जीआरई की एग्जाम, जो पहली एग्जाम आपकी आने वाली है, उसके प्रिपरेशन के पहले दिन से मैं मान के चलूंगा कि आप फीस उसकी पे कर चुके हैं। इसका मतलब है कि आप सीरियस हो गए। सबसे पहला आपको जीआरई से शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद हम लोगों को यूनिवर्सिटीज में कहीं कहीं पैसे देने की जरूरत पड़ती है। तो जिस दिन ये कंपलसरी एग्जाम का पहला दिन के -45 डेज, यानी प्रिपरेशन उस पढ़ाई की हमको करनी है, वहां से लेके आप जाने तक, हवाई जहाज में बैठ के उतरने तक, उतरने के बाद वहां जाके सेटल होने तक, ये जो पूरी फेज है, ये मैं अगले संडे को 11 बजे एग्जीक्यूट के अंदर कवर करूंगा। उसके बाद केवल एक और सेशन इसका आखिर का रह जाएगा। चूंकि मेरी सारी एक्सपर्टीज मेरी आयरलैंड और यूके की है, और आयरलैंड और यूके में हर साल तकरीबन 60 से 65 हजार युवक पढ़ाई करने जाते हैं, तो केवल यूके आयरलैंड की तरफ ध्यान रखते हुए एक एपिसोड में यूके आयरलैंड का मैं लूंगा। उस यूके और आयरलैंड के लिए किसी को भी पर्सनलाइज्ड अगर सर्विस चाहिए तो उसके लिए मैं कभी भी तैयार रहूंगा, क्योंकि उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो चीज मेरे को वैसे ही उंगलियों पे पता है। तो चलिए फिर यहां पर मैं अभी समाप्त करता हूं। अभी आपको इनवाइट करता हूं, अगर आप सवाल पूछना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें, किसी तरह की कोई अगर बात सबके सामने रखने चाहे, एक रिक्वेस्ट मुझे दिखाई दे रही है, तलहा इब्राहिम। बोलिए तलहा साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय अप्रिसिएशन फॉर यू। आई जस्ट केम अक्रॉस योर ब्लॉग एंड आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय थैंक्स टू यू। थैंक यू सो मच तला, थैंक यू सो मच। वीकू_मेवरिक, वीएस आप कुछ बात करना चाहते हैं? आपकी रिक्वेस्ट मेरे को दिखाई दी थी, एक्सेप्ट किया है मैंने, और आपका माइक्रोफोन म्यूट के ऊपर दिख रहा है। हाँ, अभी ओपन है, आप बात करना चाहते हैं आप? सर फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट कांग्रेचुलेशंस आपका। मैं नॉट ओनली दिस इज माय फर्स्ट आपका स्पेस सुन रहा हूँ, मैं हर स्पेस आपका सुनता हूँ, आपके ब्लॉग्स फॉर, एंड आपको जान के खुशी हुई कि मेरे फादर में थे, उन्होंने 30 साल देश की सेवा की, और मैंने भी काफी कोशिश की हमेशा।
के कुछ और आइडियाज होते हैं, हम कोशिश करते हैं, हमारी हाथ में कोशिश करना होता है, वो मैंने की। इनफैक्ट अभी मैं अपने यही चीजें कह रहा था कि आप हमें सुनने को मिलती है। आमतौर पे हम लोग कंसल्टेंट के पास जाने में सुविधा समझते हैं कि वहां जाके हमें सुन जाएगा, बट अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें, इतनी सारी गाइडेंस आजकल है, जैसे आपने इनिशिएटिव लिया है, हमें कितना कुछ प्रयास सीखने को मिलता है। अगर हम छोटी छोटी चीजों पे किससे थोड़ा सा भी गाइडेंस ले तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रास्ता साफ हो जाएगा, हमारे लिए एक रास्ता बन जाएगा। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, जो आपने हमारे लिए एक मार्गदर्शन किया, नॉट ओनली मेरे लिए, जितने भी व्यूअर्स थे उनके लिए भी, और आगे भी हम आपसे प्रेरणा लेते रहेंगे और आपके स्पेसेस को सुन। धन्यवाद। वीएस, थैंक यू सो मच। मेरा केवल एक मानना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप और हम अपने हाथों से कर नहीं सकते। हम लोग हिचकिचाते हैं, हम लोग डर जाते हैं, और हम लोग आखिर में जाके जो हमको एक किसी चीज़ का नुकसान होने वाला है हमें पता नहीं चलता। और स्टडी अब्रॉड के अंदर मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आदमी हमारे पास तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए सेविंग करने की क्षमता होगी अगर हम ये काम सारी चीजें खुद करें जिस तरह से मैं सलाह देता हूं। अपने हाथ से करें, आपको किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। पर हम डरते हैं, हम लोग चले जाते हैं कंसल्टेंट्स के पास, और बस उसके बाद में वो बताता रहेगा, हम लोग पैसे देते रहते हैं, और आखिर में जाके फिर हम लोग रिपेंट करते हैं। और थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छे शब्द बोले। चले फिर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज का वीडियो अच्छी तरह से रिकॉर्ड हुआ है, इसको मैं कल चढ़ा दूंगा, पर इसको चढ़ाने से पहले पिछले हफ्ते का जो मेरे से मिस हुआ था, आज ही उसको रिकॉर्ड करके एडिट करके ये दोनों एक साथ में कल चढ़ा दूंगा। धन्यवाद, और अगले रविवार 11 बजे फिर मिलेंगे। जय हिंद।